Students, today we are here to discuss the lac operon, and I have quoted it very specifically that we will discuss lac operon. Actually, we are going to discuss the prokaryotic system of gene regulation, because in prokaryotes it is only possible for the organism to regulate it at transcriptional level. So we will discuss the regulation of gene expression in prokaryotes, and this model, the lac operon model, is the simplest approach to it. Therefore, I will explain the lac operon, and in a sense I will explain the most conventional and most lucid model suggesting the regulation of gene expression in prokaryotes. So let us begin. Lac operon. If we go into the details, the history, then Jacob and Monod in 1961 gave lac operon model in the most famous model organism एस्केरिशिया कोलाई की इन्होंने डिटेल स्टडी की थी कि किस तरह से एस्केरिशिया कोलाई अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लैक्टोज सबस्ट्रेट को हाइड्रोलाइज करता है, आई मीन टू से सिंप्लीफाई करता है। एक लैक्टोज बना होता है एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का, तो उसको हाइड्रोलाइज किस तरह से करता है, इस पर उनकी इन डेप्थ स्टडी थी। और उन्होंने कहा कि इकोलाई जो सिस्टम यूज़ करता है उसको कहेंगे ओपेरॉन। नाउ व्हाट इज़ ओपेरॉन? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओपेरॉन क्या है बच्चों, तो ओपेरॉन कुछ नहीं है। ओपेरॉन इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन प्लस सम रेगुलेटर जीन। एक ओपेरॉन एक यूनिट है, किस चीज़ का? ये यूनिट किस चीज़ का कंपोज है? तो स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटर जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल जीन वैसे जीन है बच्चों जो कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं, जो कि सेल्स में एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ टाइम फॉर्म होते रहता है। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं हाउसकीपिंग genes are generally the structural gene. अब housekeeping gene मतलब they are required for the daily existence, the daily struggle, the daily need of an organism. अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो रेस्पायर करेगा ही, अगर वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तक का तो स्टेप होगा ही। तो इन दैट केस हाउसकीपिंग जीन के कंट्रोल में है ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, तो वो ग्लाइकोलिसिस हर सेल में, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनिमल का सेल हो, उसके अंदर ये एसेंशियल फंक्शन है। इसी को हाउसकीपिंग जीन कहेंगे। और हाउसकीपिंग जीन में स्ट्रक्चरल जीन आते हैं। और स्ट्रक्चरल जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन या तो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैसे जीन जो कि बहुत ही जनरल है, वैसे मेटाबॉलिक सिस्टम का हिस्सा है, जो कि लगभग हर एनिमल के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, उसको हम यहाँ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब रेगुलेटर जीन बात करते हैं बच्चों। रेगुलेटर जीन जो होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। एक तो खुद नाम ही जो है रेगुलेटर जीन, और एक है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये 3 समझेंगे तभी हम लैक ओपेरॉन समझ पाएंगे।
और लैक ऑपेरॉन अगर आप समझ लेंगे तो आप समझिए कि एक मॉडल सिस्टम आपने समझ लिया जो कि ये एक्सप्लेन कर सकता है कि प्रोकैरियोट्स में किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म जब रिक्वायर्ड है तब स्विच ऑन करता है अपने ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो स्विच ऑफ करता है अपने ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस प्रोसीड फर्दर, लेट अस गो इनटू द डिटेल्स। Now, as I told you earlier, कि there will be two set. What are those two set? This will be the structural gene, and this will be the regulator gene, and together they will be called as operon. Understood? Now we are talking of lac operon in Escherichia coli. We will restrict ourselves to a particular type of operon studied by Jacob and Monod, for which they were awarded the Nobel Prize in the year 1995. Okay, so Jacob and Monod studied the Escherichia coli's lactose metabolism. अब क्या था कि अगर किसी इकोलाई बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट में, यानी कि जिस मीडियम में वो ग्रो कर रहा है उस मीडियम में अगर लैक्टोज मौजूद है, तब उस बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है कुछ एंजाइम्स। व्हाट आर दोज एंजाइम्स? दोज एंजाइम्स आर बीटा गैलेक्टोसिडेज, द परमीएज एंड द ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन एंजाइम का लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में रोल है। देयरफॉर इफ़ अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को अगर वो सबस्ट्रेट की तरह अपनी एनर्जी डिराइव करने के लिए यूज़ करना चाहता है तो उसके पास तीन एंजाइम होने चाहिए। कौन कौन से तीन एंजाइम बोले मैंने? बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड ट्रांस acetylase. These three enzymes are a must. Now I must tell you that these three enzymes are coded by different proteins, different genes. See, Z gene, Y gene and A gene. These are all what genes? The structural gene. I told you na, there are two unit, structural gene, and over the, you can say, the upstream region है ना, upstream region पर उसके मौजूद रहेगा ऑपरेटर, रेगुलेटर। पहले रहेगा रेगुलेटर, there will be no, not regulator, there will be operator, then there will be promoter, and the regulator gene will not be in the main line, मतलब DNA पर यहाँ पर नहीं होगा, it will be somewhere else, कहीं बाहर होगा। Understood? One more gene will be there, so this gene, R gene. Okay, now what will happen? I will tell you. These are the regulatory structure, regulator genes. Now, whenever the whole lac operon is a type of inducible operon, and the substrate, the one which will induce the whole operon is the lac, मतलब lactose. लैक्टोज ही इंड्यूस करेगा बैक्टीरिया को कि आप अपना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन शुरू करो। ये कैसे होगा कि जिस कल्चर मीडियम में अगर लैक्टोज है, ठीक है, तो इकोलाई बैक्टीरिया के सेल्स उसको पैसिवली लेंगे। पैसिवली कहने का मतलब विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी,
एकदम नॉर्मली, जैसे डिफ्यूजन से लेते हैं, जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है, तो सेल के बाहर बहुत सारे, मतलब इकोलाई सेल्स के बाद बहुत सारे लैक्टोज अगर हैं, तो लैक्टोज विल कम इनसाइड द सेल, ओके, एंड व्हेन दैट लैक्टोज विल कम इनसाइड द सेल, व्हाट इट विल डू कि ये मान लीजिए एक रिप्रेसर है, जो ये आर बताया ना मैंने कि वो मेन डीएनए जीन पर नहीं होगा, मतलब डीएनए सेगमेंट पर नहीं होगा, इट विल बी समवेयर एल्स। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है नॉर्मल कंडीशन, जब लैक्टोज नहीं रहता है बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करता है कि यहाँ ओपेरॉन के ऑपरेटर पे आके रेस्ट करता है। लेकिन जब सेल के आउटसाइड में, मतलब कि इकोलाई के आउटसाइड में मान लीजिए कि यहाँ यदा कदा बहुत सारे लैक्टोज हैं, ठीक है, तो ये लैक्टोज क्या करेगा कि इट विल नॉट अलाउ दिस रिप्रेसर टू बाइंड टू ऑपरेटर, क्योंकि अगर ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा बच्चों, तो देयर विल बी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर ओवर हियर, और इसी कारण से प्रमोटर कभी भी आरएनए पॉलीमरेज को नहीं जुड़ने दे सकेगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जाएगा ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कैसे होगा? तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। कब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा? जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो कि इस मेन स्ट्रीम से बाहर है, अगर वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन ओपेरॉन के ऑपरेटर जीन को आकर के ब्लॉक कर देता है, तब वो इसके एडजेसेंट जो प्रमोटर है इसको भी डिस्टर्ब करता है, और इस वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके कंपैटिबल नहीं रह जाता। अंडरस्टूड? यानी कि प्रमोटर इस हिसाब से नहीं रह जाता कि आरएनए पॉलीमरेज उस पर जाके बाइंड कर सके। तो ऐसे में बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाता है। और ऐसा कब होगा? जब देयर विल बी नो लैक्टोज इन द इन्वायरमेंट। पर जैसे ही लैक्टोज, मान लीजिए कि ये तो मतलब बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के अंदर, ये सब न्यूक्लियस तो ना कहें, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियोइड जहाँ जेनेटिक मटेरियल, जहाँ डीएनए का सेगमेंट है, वहाँ पे ये सब काम हो रहा है ना। अगर सेल की हद मान ले ये, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि ये इकोलाई सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आउटसाइड ऑफ दिस अगर लैक्टोज आता है, तो व्हाट विल हैपन, दिस लैक्टोज विल एंटर इनसाइड द सेल थ्रू पैसिव डिफ्यूजन या किसी और प्रोसेस है जिसमें कि कोई एनर्जी की खपत नहीं होती है ना। व्हेन इट विल इंटर ना, इट विल जॉइन विद दिस, इट विल इंगेज द रिप्रेसर प्रोटीन, as a result of which, dear student, the repressor will become occupied and will not be able to bind to the operator. Operator को bind नहीं कर पाएगा, and in that case this RNA polymerase will bind to the promoter and the transcription will begin, and hence that will be translated, and these three enzymes that are coded by these respectively, the Z will code for this, the Y will code for this, and the A will code for this. Okay, so these enzymes will be formed, and if these enzymes will be formed, then what will happen I will tell you. Permease अगर ज़्यादा बनने लगेगा, तो these permease will jump and start associating with the plasma membrane, and they will increase the permeability increase कर देगा, तो what will happen, more and more lactose will come inside the E. coli, more and more lactose. Understood? And what will this beta galactosidase do? This beta galactosidase will hydrolyze this lactose into what? Glucose and galactose. This was the purpose of the transcription, कि ये प्रोटीन बन पाए, मतलब ये एंजाइम बन पाए, जिससे कि बैक्टीरिया लैक्टोज जो इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको अपने एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज कर पाए। यही मूल उद्देश्य था लैक्टोज का मतलब जीन बनने का, ये सारे एंजाइम बनने का।
लेकिन अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है बच्चों, अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है, इन दैट केस what is the use of this beta galactosidase permease and trans-acetylase to this E. coli? Nothing. ये तो इसीलिए चाहिए ना कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो पाए। अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, ये जो रिप्रेसर जीन था वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच this promoter will not be available to the RNA polymerase. RNA polymerase के लिए ये promoter available नहीं रहेगा, और जब RNA polymerase promoter पे bind ही नहीं कर सकेगा तो किस बात का ट्रांसक्रिप्शन होगा बताइए? ट्रांसक्रिप्शन तो शुरू भी नहीं होगा, है कि नहीं? प्रमोटर सीक्वेंस को देख के ही ना RNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। तो इस तरह से इंडक्शन और रिप्रेशन से लैक ओपेरॉन काम करता है। ऐसा जैकब और मोनोड का एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिश किया। 1961 में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1995 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो अगर आपको लैक ओपेरॉन समझ में आ गया है बच्चों, तो आप समझिए कि आपके पास एक कंसेप्चुअल मॉडल आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर जीन के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो hope you like the class, hope you learning, hope you enjoy learning with me. Thank you so much.